Hello everyone, welcome to the lecture of analog electronics. Actually I'm suffering from cold and cough fever, so I'm really sorry for my harsh voice. I hope you will manage. So as we know, we have not much time left. We have completed up to unit 3rd. This is unit 4, that is transistor hybrid model. So first we will look around what is meant by hybrid parameters, or what do you mean by two-port network. We will study some basics of two-port network, and then we will go back to types of transistors and its configuration using H parameter. So these are the things that we have to study: H parameter determination, its equivalent सर्किट ऑफ कॉमन एमीटर, कॉमन बेस एंड कॉमन कलेक्टर. बहुत ज़्यादा घबराना नहीं है ये सब देख के, क्योंकि अगर एक जनरलाइज सर्किट हम लोग देख लिए टू पोर्ट सर्किट का कैसे बनता है, तो फिर ये सब बहुत ही आसान है. अगर एक कॉमन एमीटर का अगर जान गए हैं तो कॉमन बेस और कॉमन कलेक्टर का पढ़ने में कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी. ठीक है, तो इसमें ज़्यादा कुछ नहीं है, बस जो शुरू का जो बेसिक्स है अगर वो क्लियर हो गया है तो आगे सभी कुछ बहुत आसान है. तो आज के इस लेक्चर में हम लोग पढ़ेंगे इंट्रोडक्शन टू टू पोर्ट नेटवर्क, डेफिनेशन ऑफ एच पैरामीटर्स और इक्विवेलेंट सर्किट ऑफ एच पैरामीटर. एच पैरामीटर आया कहाँ से, टू पोर्ट नेटवर्क क्या होता है और उसका इक्विवेलेंट सर्किट कैसे बनता है, इतना हम लोग देखेंगे. तो टू पोर्ट नेटवर्क में है सबसे पहले एनी सर्किट दैट कैन बी रिप्रेजेंटेड बाय टू पोर्ट नेटवर्क इज नोन एज टू पोर्ट नेटवर्क. ठीक है, इट हैज टू पोर्ट्स, इनपुट एंड आउटपुट. मतलब किसी भी सर्किट को हम लोग टू पोर्ट नेटवर्क से रिप्रेजेंट कर सकते हैं. और नाम ही कह रहा है टू पोर्ट नेटवर्क, मतलब इसका किसी भी सर्किट का दो पोर्ट होगा, एक इनपुट पोर्ट होगा, एक आउटपुट होगा. जो यहाँ पे है ये हमारा इनपुट पोर्ट हो गया, ये आउटपुट हो गया. अब हम लोगों को ट्रांजिस्टर के बारे में जानना है, ट्रांजिस्टर एम्पलीफायर के बारे में पढ़ना है. तो यहाँ पे ये जो एनी सर्किट है, यहाँ सर्किट हमारा कौन सा होगा, ट्रांजिस्टर एम्पलीफायर का सर्किट होगा. ओके, सो इस चैप्टर में हम लोग क्या देखेंगे कि ट्रांजिस्टर एम्पलीफायर सर्किट को टू पोर्ट नेटवर्क की तरह कैसे बना सकते हैं और उसका डिटर्मिनेशन एच पैरामीटर से कैसे कर सकते हैं. तो अभी मान लेते हैं किसी भी टू पोर्ट पैरामीटर को हम लोग जो सर्किट है उसको टू पोर्ट पैरामीटर से कर सकते हैं. अब ट्रांजिस्टर एम्पलीफायर में अगर इनपुट है आउटपुट है, तो इनपुट में भी करंट और वोल्टेज होगा, आउटपुट में भी करंट वोल्टेज होगा. यही इलेक्ट्रिकल क्वांटिटी है, तो यही दो चीज़ हो सकता है. तो कोई भी एक जनरलाइज्ड जो कॉन्फ़िगरेशन होता है, द जनरलाइज्ड कॉन्फ़िगरेशन ऑफ अ टू पोर्ट नेटवर्क इज गिवन एज, ये मान लेते हैं कोई भी सर्किट है तो उसका ये इनपुट पोर्ट होगा, जहाँ पे जो इनपुट वोल्टेज होगा उसका VI लिखेंगे, इनपुट करंट को II लिखेंगे. सिमिलर वे में आउटपुट जो क्वांटिटी है, आउटपुट करंट जो होगा वो I0 होगा, आउटपुट वोल्टेज V0 होगा. ठीक है, तो हम लोगों के पास चार चीज़ आया, एक II, VI, एक I0, V0, 4 वेरिएबल. ठीक है, अब कोई भी टू पोर्ट नेटवर्क में, चाहे वो ट्रांजिस्टर का हो या किसी भी और चीज़ का हो, चार में से कोई भी दो वेरिएबल को हम लोग इंडिपेंडेंट वेरिएबल लेते हैं, बाकी दो को डिपेंडेंट लेते हैं. आई होप इंडिपेंडेंट और डिपेंडेंट मतलब सबको पता होगा. इंडिपेंडेंट वेरिएबल मतलब, इंडिपेंडेंट मतलब आज़ाद. ठीक है, वो अपना डिसीजन, अपना वैल्यू खुद ले सकता है, वो किसी पे के ऊपर डिपेंड नहीं कर रहा है. ठीक है, और डिपेंडेंट मतलब क्या होता है, ऐसा वेरिएबल जिसका वैल्यू किसी दूसरे वेरिएबल पे डिपेंड करे. तो ट्रांजिस्टर के बारे में हम लोग पढ़े थे. ट्रांजिस्टर क्या होता है, करंट ऑपरेटेड डिवाइस होता है. इसमें बेस करंट जितना होगा उस हिसाब से ट्रांजिस्टर ऑपरेट करता है. तो यहाँ पे क्या करेंगे, ये जो करंट होता है इसको हम लोग इंडिपेंडेंट वेरिएबल लेते हैं. ठीक है, सिमिलर वे में आउटपुट का जो वोल्टेज रहता है उसको हम लोग इंडिपेंडेंट लेते हैं. तो चार में से दो वेरिएबल को हमको इंडिपेंडेंट लेना है, दो को डिपेंडेंट लेना है. तो यहाँ पे हम लोग II और V0, ये जो II है और V0, इसको हम लोग इंडिपेंडेंट लिए हैं, मतलब इसका वैल्यू इंडिपेंडेंट है, इसका वैल्यू किसी पे डिपेंड नहीं कर रहा है. और VI मतलब इनपुट वोल्टेज और I0 आउटपुट करंट, इसको हम लोग लिए डिपेंडेंट वोल्टेज, डिपेंडेंट वेरिएबल. डिपेंडेंट वेरिएबल मतलब क्या, इन दोनों का, ये VI का और I0 का, इन दोनों का वैल्यू किस पे डिपेंड करेगा, इंडिपेंडेंट वेरिएबल पे, मतलब II और V0 पे. तो इसको इस तरीके से लिख सकते हैं. पहला डिपेंडेंट वेरिएबल मेरा क्या है, VI. VI is equal to F means function of II और V0. ठीक है, फंक्शन ऑफ II V0 मेरा है इंडिपेंडेंट वेरिएबल, मतलब ये अपना वैल्यू खुद चुन सकता है और इन दोनों के ऊपर डिपेंड करता हुआ VI का वैल्यू होगा. VI is dependent on II and V0. सिमिलर वे में दूसरा डिपेंडेंट वेरिएबल क्या लिए थे, I0.
तो आई नॉट इक्वल्स भी क्या हो जाएगा, फंक्शन ऑफ आई आई वी नॉट। ठीक है, तो ये चीज देख रहे हैं, जैसे मैथ्स में हम लोग पढ़ते हैं ना कि अगर एक्स और वाई जो है वो अगर इंडिपेंडेंट वेरिएबल है और कोई अगर ऐसे लिखिए कि z इक्वल्स टू ए एक्स प्लस बी वाई, तो z का वैल्यू हमेशा क्या चीज पे डिपेंड करेगा, x का वैल्यू क्या है और y का वैल्यू क्या है, जहाँ a और b क्या होता है, कांस्टेंट होता है। ठीक है, अगर कांस्टेंट नहीं तो अगर ऐसे मानो कि z1 इक्वल्स टू 3x प्लस 4y और z2 इक्वल्स टू 2x प्लस 3y। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा, x का वैल्यू हम लोग होता है ना, लेट x इक्वल्स टू 1, लेट y इक्वल्स टू 0, ये हम लोग x और y को कुछ भी ले सकते हैं, लेकिन z1 और z2 को नहीं ले सकते हैं, क्योंकि z1 का वैल्यू किस पे डिपेंड कर रहा है, x और y पे। सिमिलर वे में z2 का वैल्यू किस पे डिपेंड कर रहा है, x और y पे। तो इस केस में, हमारे केस में x और y की जगह क्या है, आई आई और वी नॉट। मतलब अगर मैथ्स में पढ़े होगे, तुम लोग कभी ध्यान नहीं दिए होगे, मैथ्स में ये जो x और y है ये इंडिपेंडेंट वेरिएबल है और ये जो z1 z2 है ये डिपेंडेंट है। सिमिलर वे में यहाँ क्या है, आई आई वी नॉट ये इंडिपेंडेंट वेरिएबल है और वी आई आई नॉट जो होगा वो डिपेंडेंट वेरिएबल होगा, जो कि किस पे डिपेंड करेगा, इंडिपेंडेंट वेरिएबल के वैल्यू पे। यही यहाँ लिखा है कि आउट ऑफ 4 वेरिएबल्स वी आई वी नॉट आई 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 नॉट, 2 can be selected as independent variables and other 2 can be dependent variable। ठीक है, हम लोग इसी को क्यों लिए, आई आई और वी नॉट को क्यों लिए इंडिपेंडेंट, क्योंकि ट्रांजिस्टर इज अ करंट ऑपरेटेड डिवाइस। मतलब ट्रांजिस्टर के इनपुट में करंट हम लोग देते हैं तब ट्रांजिस्टर ऑपरेट करता है। ठीक है, अगर याद होगा तो ट्रांजिस्टर का जो ऑपरेशन है वो आई बी के वैल्यू पे डिपेंड करता है। ठीक है, तो आई बी तो मेरा मन चाहे हम उतना ले सकते हैं। ठीक है, आई बी हम बोलेंगे नहीं हमको 1 मिली एम्पियर ही चाहिए, हम 5 माइक्रो एम्पियर ही देंगे, तो इसका मतलब क्या हुआ, आई बी इंडिपेंडेंट है, इसीलिए इनपुट करंट को इंडिपेंडेंट ही रखना है। ठीक है, तो इसीलिए हम लोग आई आई और वी नॉट को इंडिपेंडेंट वेरिएबल लिए और जो बाकी दो था उसको डिपेंडेंट वेरिएबल लिए। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट था इंडिपेंडेंट और डिपेंडेंट वेरिएबल का, क्योंकि इसी के बेसिस पे आगे हम लोग इक्वेशन लिखेंगे। ओके, सो नेक्स्ट हम लोग देखते हैं, अभी हम लोग क्या देखें, इफ इनपुट करंट आई आई एंड आउटपुट वोल्टेज वी नॉट आर इंडिपेंडेंट वेरिएबल, ठीक है, देन इनपुट वोल्टेज वी आई एंड आउटपुट करंट आई नॉट कैन बी रिटन एज। ठीक है, तो ये जो वी आई और आई नॉट है इस साइड LHS साइड, ये हमारा क्या है, डिपेंडेंट वेरिएबल, और आई आई वी नॉट ये सारा है इंडिपेंडेंट वेरिएबल। मैथ्स के फॉर्म में लिखें अगर तो z1 इक्वल्स टू 3x प्लस 4y, z2 इक्वल्स टू 2x प्लस 3y। ठीक है, सेम ऐसा ही है, ये जो कांस्टेंट है 3 4 2 3 ये मेरा h पैरामीटर है, ये सारा कांस्टेंट। ठीक है, तो 2 पोर्ट जो नेटवर्क है उसको रिप्रेजेंट इस तरीके से करते हैं कि डिपेंडेंट वेरिएबल जो है उसको हम लोग लिखते हैं इंडिपेंडेंट वेरिएबल के टर्म्स में, और जो ये कांस्टेंट आता है यही हम लोगों को अभी था ना उसमें पढ़ने में कि डिटर्मिनेशन ऑफ h पैरामीटर, यही डिटर्मिनेशन ऑफ होता है कि हम लोगों को वैल्यू फाइंड करना रहता है कि h11 h21 ये सब का वैल्यू क्या है। ठीक है, अब ये h11 h12 ये सब लिखने आता होगा, मैथ्स में सभी ने मैट्रिक्स पढ़ा है, तो मैट्रिक्स में ये बहुत ही क्लियर होता है, 1 1 मीन्स फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, 1 2 मीन्स फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम। ठीक है, मैट्रिक्स में क्या होता है, जस्ट अ सेकेंड, मैट्रिक्स में मैथ्स में हम लोग ये चीज पढ़े थे मैट्रिक्स वाला, कि मैट्रिक्स में जो पोजीशन होता है ये वाला चीज ऐसे जो जा रहा है वो रो होता है। ठीक है, और इधर जो वर्टिकल जो लाइंस होते हैं वो होते हैं कॉलम्स। ठीक है, तो रो और कॉलम्स जब किसी को पता है, तो अगर ये मेरा मैट्रिक्स ABCDEF ऐसा है, तो इसका मतलब क्या है, इस मैट्रिक्स में 2 रोज है, ये एक रो जिसमें ABC है, दूसरा रो DEF है, और कॉलम्स कितने हैं, 3 कॉलम्स। तो अगर ए का पोजीशन कोई बोलेगा कि किस पोजीशन पे है, तो ए कहाँ पे है, फर्स्ट रो में और फर्स्ट कॉलम में, इसीलिए लिखते हैं 1 1। बी कहाँ पे है, फर्स्ट रो में बैठा हुआ है बी, और किस कॉलम में, सेकंड कॉलम में, क्योंकि फर्स्ट कॉलम ये है, सेकंड कॉलम ये है, थर्ड कॉलम ये है। उसी तरीके से फर्स्ट रो ये है, सेकंड रो ये है, तो बी का पोजीशन क्या हो जाएगा, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, तो बी का पोजीशन हो जाएगा 1 2। अगर इसी तरह ई का देखा जाए तो ई कहाँ पे है, सेकंड रो में सेकंड कॉलम में, तो ई का पोजीशन हो जाएगा 2 2। तो इसी नॉमेनक्लेचर से यहाँ पे भी हम लोगों ने नाम यहाँ लिखा है H11 H12। ठीक है,
अब इसको हम लोग H11 को HI में भी तरीके से भी लिख सकते हैं। जैसे ये तो हमारा नंबर न्यूमेरिक फॉर्म में हुआ, अगर हम लोग चाहते हैं कि न्यूमेरिक फॉर्म में नहीं करके अल्फाबेटिकल नोटेशन दे तो वो भी दे सकते हैं। ठीक है, H11 की जगह हम लोग HI लिख सकते हैं, H12 की जगह HR, H21 की जगह HF और H22 की जगह H0। आगे हम लोग जो भी पढ़ेंगे वो यही वाला नॉमेनक्लेचर पढ़ेंगे, HI, HR, HF, H0। बस क्या होगा, अगर कॉमन एमिटर पढ़ रहे हैं तो I के बाद E लगा देंगे, अगर कॉमन बेस कर रहे हैं तो I के बाद B लगा देंगे, HIB, अगर कॉमन कलेक्टर कर रहे हैं तो HIC। ठीक है, ये वीडियो बहुत ही ध्यान से देखना है क्योंकि बिल्कुल जो बेसिक्स, अगर ये वाला चीज़ नहीं समझ में आया, इसीलिए हम बहुत ही एग्जाम्पल दे करके और पूरा प्रॉपर टाइम दे करके ये वीडियो बना रहे हैं, नहीं तो फिर आगे बहुत दिक्कत होगा। ठीक है, तो ये चीज़ लिखने में आई होप किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। डिपेंडेंट वेरिएबल को लिखे इंडिपेंडेंट वेरिएबल के टर्म में। ठीक है, जैसे मैथ्स में ये इक्वेशन लिखते हैं तो Vi और I0 का वैल्यू डिपेंड करेगा Ii और V0 के वैल्यू पे। ठीक है, H11 फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, इसलिए 1 2। फिर ये अगर इक्वेशन वाइज देखा जाए तो ये फर्स्ट इक्वेशन है तो फर्स्ट इक्वेशन फर्स्ट, फर्स्ट इक्वेशन सेकंड, उसी तरीके से सेकंड इक्वेशन फर्स्ट, सेकंड इक्वेशन सेकंड। इसमें कोई किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। अब इन सब को हम लोग इस तरीके से लिख सकते हैं, 1 1 को HI, 1 2 को HR, 2 1 को HF और 2 2 को H0। ऐसे ये नोमेनक्लेचर कहाँ से आया वो भी हम लोग आगे डिस्कस करेंगे। अब मैथ्स में हम लोग मैट्रिक्स को इक्वेशन में लिखना और इक्वेशन को वापस से मैट्रिक्स में लिखना सीख चुके हैं। तो यहाँ इससे हम लोगों को क्या पता चल रहा है, LHS लिखना तो बहुत आसान है। LHS में जो भी है इसको इस तरीके से लिख देना है मैट्रिक्स फॉर्म में। मैट्रिक्स का पहला रो में Vi रहेगा, दूसरे रो में I0 रहेगा, और जो ये इक्वेशन रहता है उसमें क्या करते हैं, II इधर भी II, V0 V0, तो ये II और V0 को एक मैट्रिक्स में लिख दिए, और बाकी जो ये वाला चीज बचा, जैसे यहाँ पे है H11, इसको मैट्रिक्स में इस तरीके से भी यहाँ लिख सकते हैं कि HI, HF, HR, H0। तो जब इसको मल्टीप्लाई करेंगे ना, मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन कैसे होता है, ये रो को ऐसे करके मल्टीप्लाई करते हैं, तो H11 II यही लिखा है यहाँ, Vi इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, H11 II प्लस H12 V0। ये अपने से करके देख सकते हो तुम लोग मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन, कि जब अगर ऐसा मैट्रिक्स है इन दोनों को मल्टीप्लाई करोगे तो इसका ये जो RHS है वही आएगा। ठीक है, तो इक्वेशन को देख करके तुरंत मैट्रिक्स फॉर्म में लिखना ये बहुत ही आसान है, प्रैक्टिस करो, इसमें कुछ भी नहीं है। इधर साइड जो है LHS साइड में वो तो डायरेक्ट ऐसे ही आ जाएगा। इक्वेशन में हम लोगों को क्या देखना है कि जो इंडिपेंडेंट वेरिएबल है उसको अलग से लिख देना है, और बाकी जो ये सारा वो कांस्टेंट के इसमें था उसको हम लोग एक मैट्रिक्स में लिख देंगे। और अपने तसल्ली के लिए एक बार मैट्रिक्स मल्टीप्लाई करके देख लो कि ये इक्वेशन आ रहा है या नहीं। ठीक है, तो अभी हम लोगों के पास अब क्या आया, फाइनल इक्वेशन, जो H पैरामीटर का इक्वेशन है ट्रांजिस्टर के लिए, वो क्या आया कि ट्रांजिस्टर का जो इनपुट वोल्टेज है वो इक्वल्स टू H11 II प्लस H12 V0, I0 इक्वल्स टू H21 II प्लस H22 V0। ठीक है, सिमिलर वे में H11 को जो हम लोग अल्फाबेटिकल नोटेशन देखे थे उसके टर्म में लिखेंगे तो ये आएगा। तो यही दो हमारा फाइनल है, दो भी नहीं, अगर सिर्फ एक कहें तो ठीक है। ठीक है, तो अभी हम लोग ये पढ़ेंगे कि H11 और ये HI ये सब है क्या। तो H11 को हम लोग लिख सकते हैं HI, जो कि क्या इक्वल होता है, Vi by II when V0 इक्वल्स टू 0। हम लोग ये चीज देखे हैं कि जब भी वोल्टेज जीरो होता है, वोल्टेज जीरो मतलब शॉर्ट सर्किट, हम बहुत पहले फर्स्ट सेकेंड क्लास में पढ़ाए थे कि अगर कहीं भी वोल्टेज जीरो है मतलब कि वो शॉर्ट सर्किट है। ठीक है, और करंट जीरो मतलब करंट अगर नहीं है तो इसका मतलब ओपन सर्किट हो गया है। ठीक है, तो अब ये इक्वेशन है, अगर पहला इक्वेशन अगर हम लोग ध्यान दें इस पे, पहले इक्वेशन में हमको निकालना है H11, डिटर्मिनेशन ऑफ H पैरामीटर हम लोगों को ये पढ़ना था, मतलब H पैरामीटर हम लोगों को डिटरमाइन करना है, ये जो कांस्टेंट है ये सब का वैल्यू निकालना है जो ब्लू में लिखा है। तो क्या करेंगे, H11 के लिए हमको ये वाला इक्वेशन लेना होगा। अब क्या ऐसा करें कि H11 का वैल्यू आ जाए, तो H11 का वैल्यू कैसे आ सकता है, अगर ये वाला जो टर्म है ये किसी तरीके से हट जाए। ठीक है, तो H11 क्या हो जाएगा, Vi by II। ठीक है, तो वही यहाँ पे लिखा है कि H11 इक्वल्स टू HI, इसका वैल्यू क्या हो जाएगा, Vi by II।
व्हेन वी नॉट इक्वल्स टू जीरो। जब वी नॉट इक्वल्स टू जीरो होगा तो ये टर्म पूरा जीरो हो जाएगा, तो सिर्फ इतना बचेगा, यहाँ से हम लोग H11 निकाल लेंगे। तो HI इक्वल्स टू VI बाई II व्हेन वी नॉट इक्वल्स टू जीरो। मतलब जब भी वी नॉट आउटपुट वोल्टेज जीरो होगा, मतलब आउटपुट शॉर्ट सर्किट होगा, तब हम लोग ये HI का वैल्यू निकाल सकते हैं। वो क्या होगा, VI बाई II। इसका नाम क्या है, शॉर्ट सर्किट इनपुट इम्पीडेंस। ये V बाई I नेमिंग बहुत ज़रूरी है, इसमें नॉमेनक्लेचर लिखने भी आता है एग्जाम में, इसलिए नेमिंग पे इसमें बहुत ध्यान देना है। H11 का क्या आया, VI बाई II, मतलब वोल्टेज बाय करंट। तो कोई भी चीज़ जहाँ वोल्टेज बाय करंट होता है, इसका मतलब क्या है, वो इम्पीडेंस है। ठीक है, V इक्वल्स टू IR होता है, तो R इक्वल्स टू क्या होगा, V बाई I। मतलब ये जो चीज़ है वो हमको हमेशा क्या देगा, ओम। ओम में ही देगा। वोल्टेज बाय करंट क्या होगा, इम्पीडेंस होगा। ठीक है, और क्योंकि दोनों में आई है, मतलब ये जो वोल्टेज और करंट है दोनों इनपुट है, इसीलिए हुआ इनपुट इम्पीडेंस। ठीक है, इसमें 4 वर्ड है, शॉर्ट सर्किट इनपुट इम्पीडेंस। तो शॉर्ट सर्किट क्यों आया, क्योंकि हम लोग आउटपुट वोल्टेज को जीरो किया है, तो जब भी वोल्टेज जीरो होगा मतलब शॉर्ट सर्किट। ठीक है, इनपुट क्यों आया, क्योंकि ये जो क्वांटिटी है दोनों न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में दोनों आई है, मतलब इनपुट वाला टर्म है, इसीलिए इनपुट लिखे। और इम्पीडेंस क्यों लिखे, क्योंकि वोल्टेज बाय करंट जो होता है वो इम्पीडेंस होता है, तो इसीलिए H11 या फिर HI जो होता है उसका यूनिट क्या होगा, ओम होगा। यूनिट बहुत इंपॉर्टेंट है, कभी कभी ऑब्जेक्टिव में भी पूछता है कि H पैरामीटर जो H11 है या H12 का यूनिट क्या है, तो नेमिंग बहुत ही ध्यान से देखना है। तो करना क्या है, जो भी पैरामीटर को हम लोगों को फाइंड करना है, हम लोग क्या करेंगे, उसके बगल वाला जो टर्म है वो वाले चीज़ को जीरो कर देंगे और उसके बाद वो पैरामीटर फाइंड करेंगे। ठीक है, और नेमिंग उसी अनुसार करेंगे। अब जैसे नेक्स्ट हम लोग देखते हैं H12। तो H12 कहाँ है, ये वाला चीज़। ठीक है, तो H12 के बारे में अगर लिखना है तो H12 के लिए क्या करना होगा, उसके बगल वाले टर्म को जीरो करना होगा, ये वाले को। तो ये टर्म कब जीरो होगा, जब II को जीरो करेंगे। ठीक है, तो अगर II जीरो हो गया तो H11 इंटू जीरो क्या हो जाएगा, जीरो होगा, तो ये पूरा टर्म जीरो हो गया। तो H12 क्या हो जाएगा, अब H12 इक्वल्स टू VI बाई V नॉट। यही लिखे हैं हम लोग, H12 इक्वल्स टू VI बाई V नॉट। ठीक है, ये समझ में आ रहा है। अब इसमें VI बाई V नॉट जो हुआ रिवर्स, ये इसका नेमिंग हम बता देंगे, R क्यों होता है, I क्यों होता है। तो अभी ये क्या होगा, VI बाई V नॉट। कब हुआ ये VI बाई V नॉट, जब मेरा II जो है वो जीरो था, II जीरो। ये जो बड़ा सा लाइन और नीचे में ऐसे लिखते हैं ना, वो होता है व्हेन या एट। ठीक है, तो H12 क्या है, VI बाई V नॉट व्हेन II इक्वल्स टू जीरो। अब करंट को हम लोग जीरो किए, करंट जीरो मतलब ओपन सर्किट। ठीक है, और VI बाई V नॉट क्या होगा, हम लोग पढ़े हैं V नॉट बाई VI क्या होता है, वोल्टेज गेन। वोल्टेज गेन होता है, लेकिन ये तो उल्टा है, V नॉट बाई VI की जगह क्या लिखा हुआ है, VI बाई V नॉट। ठीक है, तो इसीलिए इसको लिखे हैं रिवर्स वोल्टेज गेन। वोल्टेज गेन क्या होगा, आउटपुट वोल्टेज बाय इनपुट वोल्टेज, लेकिन यहाँ हमारे पास है इनपुट वोल्टेज बाय आउटपुट वोल्टेज, इसीलिए इसको बोलते हैं रिवर्स वोल्टेज गेन। तो H12 का नेमिंग क्या होगा, ओपन सर्किट रिवर्स वोल्टेज गेन। और इसका यूनिट क्या होगा, ऊपर भी वोल्टेज है नीचे भी वोल्टेज है, तो यूनिट नहीं होगा, यूनिटलेस होगा, इसीलिए यहाँ पे लिखा है डायमेंशनलेस। सिमिलर वे में H21 है यहाँ पे, ये वाला। ठीक है, अभी ये फर्स्ट इक्वेशन का काम हो गया, H11 और H12 हम लोग निकाल लिए। H21 के लिए क्या होगा, ये वाला टर्म जीरो करना होगा। ये टर्म जीरो करने का मतलब V नॉट को जीरो करेंगे, V नॉट जीरो। जब ये टर्म जीरो हो जाएगा तो H21 क्या होगा, I नॉट बाय I1। यही लिखा है, I नॉट बाय I1 व्हेन V नॉट इक्वल्स टू जीरो। अब फिर से वोल्टेज जीरो, मतलब कि नेमिंग क्या होगा, शॉर्ट सर्किट। और I नॉट बाय II ये क्या होता है, करंट गेन होता है, आउटपुट करंट बाय इनपुट करंट, इसीलिए हो गया करंट गेन। और यहाँ फॉरवर्ड लिखे हैं, क्यों, क्योंकि आउटपुट बाय इनपुट जो होता है वही है, जैसे यहाँ पे ये उल्टा था इसलिए रिवर्स लिखे थे, ये नॉर्मल है I नॉट बाय II, इसलिए फॉरवर्ड करंट गेन। इसका भी डायमेंशन क्या होगा, कुछ नहीं होगा, ये यूनिटलेस होगा, क्योंकि न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों में करंट है। थर्ड जो फोर्थ हमारा पैरामीटर है वो क्या है, H22 के लिए क्या करना होगा, हमको II को जीरो करना पड़ेगा। II जीरो करेंगे और H22 क्या होगा, I नॉट बाय V नॉट। अभी यहाँ पे क्या है, करंट जीरो किए मतलब ओपन सर्किट, और करंट बाय वोल्टेज क्या होता है, एडमिटेंस होता है, इम्पिडेंस का उल्टा।
और दोनों में ही ओ है मतलब आउटपुट, इसलिए आउटपुट एडमिटेंस। इसका यूनिट क्या होगा? मो, ओम का उल्टा। ठीक है, तो ये था नेमिंग हम लोगों का एच पैरामीटर का। ठीक है, डायमेंशन जो है वो हम लोग देखिए 4 पैरामीटर है हमारे पास एच पैरामीटर, चारों का डायमेंशन अलग अलग है, किसी का ओम है, किसी का नहीं है यूनिट, किसी का मो है, इसीलिए इसको हाइब्रिड पैरामीटर कहते हैं, एच पैरामीटर या हाइब्रिड पैरामीटर। हाइब्रिड मतलब क्या होता है? एक से ज्यादा तरीके का मिला हुआ। ठीक है, तो यहाँ पे जो ये जो पैरामीटर्स होते हैं ये एक जैसे नहीं है, ऐसा नहीं है कि सबका यूनिट एक जैसा है, यहाँ पे सब मिले हुए हैं, हाइब्रिड है, इसीलिए इसका नाम ही पड़ा हाइब्रिड पैरामीटर्स। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। अभी सभी इसको एक बार अच्छे से देख लो, नेमिंग जो है उसको प्रैक्टिस कर लो, नोमेनक्लेचर कैसे नेमिंग करना है, बहुत ही आसान है। सिमिलर वे में ये इक्वेशन ये सेम ही है। हाँ, एक चीज है कि ये आई आर एफ क्यों पड़ा? इनपुट इम्पीडेंस, ये इम्पीडेंस वाला आई आ गया यहाँ पे, इसीलिए इसको आई कहे। रिवर्स का आया यहाँ आर, फॉरवर्ड का आया एफ और आउटपुट का आया ओ। ठीक है, नेमिंग भी बहुत आसान है, तो इसको सिर्फ प्रैक्टिस करना है, क्योंकि बाकी सारे कॉन्फ़िगरेशन के लिए क्या होता है कि एच आई है तो अगर कॉमन एमिटर का पूछेगा तो आई ई कर देना है, अगर कॉमन बेस का पूछेगा तो एच आई बी कर देना है। ठीक है, तो आगे का जो कॉन्फ़िगरेशन है वो बहुत ही आसान है। जो मेन चीज़ है वो है इन सब चीज़ों को ध्यान में रख के पढ़ना कि डेफिनेशन, ये नोमेनक्लेचर जो है इसका एच पैरामीटर का वो बहुत इंपॉर्टेंट है, तो उसको आज प्रैक्टिस करना है। और जिस तरीके से अभी हम लोग एच पैरामीटर पढ़ रहे हैं ना, या पता नहीं तुम लोग पढ़ चुके हो या आगे पढ़ोगे, बहुत सारा इस टाइप का पैरामीटर होता है, जेड पैरामीटर, वाई पैरामीटर, ABCD पैरामीटर, बहुत तरीके का। ठीक है, तो सब में देख रहे हो कि ये V1 V2 इक्वल्स टू समथिंग, मतलब सभी में क्या है कि कोई भी दो पैरामीटर इंडिपेंडेंट है और दो पैरामीटर डिपेंडेंट है। यहाँ पे क्या है, I1 I2 इंडिपेंडेंट पैरामीटर है और V1 V2 डिपेंडेंट है। सिमिलर वे में यहाँ पे भी ऐसा ही है, तो हम लोगों को ये सब अभी नहीं पढ़ना है, हम लोगों को कौन सा पढ़ना है, ये वाला। ठीक है, तो अभी सारा पैरामीटर हम लोग इक्वेशन देख लिए, डिटर्मिनेशन हम लोग देख लिए सबका, अब उससे हम लोग ये सर्किट कैसे बनाते हैं ये हम लोग नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। ओके, तो आज के लिए इतना ही है कि इक्वेशन, ये टू पोर्ट सर्किट जो होता है उसका इक्वेशन कैसे लिखना है, ट्रांजिस्टर एम्पलीफायर में हम लोग कौन सा डिपेंडेंट वेरिएबल लेते हैं, कौन सा इंडिपेंडेंट लेते हैं, और उससे हम लोग एच पैरामीटर को कैसे डिटरमाइन करते हैं, उसका नोमेनक्लेचर कैसे करते हैं। नोमेनक्लेचर बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि H11 का नाम क्या रहेगा। ठीक है, तो H11 एक बार फिर से हम यहाँ बता देते हैं कि H11 अगर ढूंढना है तो H11 के लिए क्या करना होगा, ये वाला टर्म जीरो करना होगा। ये कब जीरो होगा, जब V0 को जीरो करेंगे, तो V0 जीरो होगा, V0 जीरो हो जाएगा तो क्या होगा, Vi इक्वल्स टू H11 I1, तो अभी H11 क्या हो जाएगा, Vi बाय II। अब इसका नेमिंग बच गया, तो नेमिंग के लिए सबसे पहले क्या देखेंगे कि हम किसको जीरो किए थे, वोल्टेज को जीरो किए थे, इसलिए H11 के नेमिंग में सबसे पहले हो जाएगा शॉर्ट सर्किट। उसके बाद Vi बाय II दोनों ही इनपुट है, शॉर्ट सर्किट इनपुट लिख देंगे, और वोल्टेज बाय करंट क्या होता है, इम्पीडेंस, इसलिए इसका नाम हो जाएगा शॉर्ट सर्किट इनपुट इम्पीडेंस, यूनिट हो जाएगा ओम। तो इसी तरीके से अपने से प्रैक्टिस करके बिना देखे हुए कॉपी में एक बार सॉल्व करना है तो वो क्लियर हो जाएगा। ठीक है, आज के लिए इतना ही, थैंक यू।